तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जुड़ सकते हो प्री एक्सप्लोर के साथ। आज सीडीपी की क्लास 8th रहने वाली है ना। एग्जाम जो है आपका जुलाई में होगा ना, ये सब आपको पता ही है। और सीडीपी जो कि एक तरह से पिलर का काम करता है ना, यहाँ पे सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। और यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करते हैं ना, और सारी ही पीडीएफ्स वगैरह जितनी भी क्लास की पीडीएफ्स हैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सीटेट के लिए ना। पेपर 1 पेपर 2 कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, कोई भी पेपर की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक एकदम मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग 4 से 5 नंबर आपका कंफर्म है। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हमें चीजें कवर अप करनी है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जीन प्याजे आखिर कार किस थ्योरी से संबंधित है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये बात करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा दिया गया है। और ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, वहां के निवासी थे। और 1896 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके सीटेट में बार बार पूछी जाती है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चों को छोटा वैज्ञानिक कहा है ना। आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो जो भी उनके पास टॉयज होंगे या फिर घर की चीजें कुछ मिल गई, तो वो उनपे प्रॉपर उसको तोड़ देंगे या फिर उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। वो एक्चुअल में तोड़ना नहीं चाहते, खराब नहीं करना चाहते, वो उसको देख रहे होते कि आखिर बना कैसे है ना। और इस तरह से वो कहीं ना कहीं टूट गया या फिर कुछ हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को खोजबीन करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हो कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। बच्चों से छोटा बच्चा अगर घर में है तो भाई चीजें आपको उनकी पहुंच से हल्का दूर रखनी पड़ती है ना, ताकि वो उस पे पहुंचे ना, पहुंच उनकी थोड़ी सी उनकी पहुंच से बाहर है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। उनका मेंटल एबिलिटी भी इस टाइम पे काफी मतलब तेज चल रहा होता है। चीजों को एक्वायर करने की जो एबिलिटी है उनमें काफी फास्ट होती है जब वो छोटे होते हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेशली देखते हैं तो यहाँ से ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे तो फोकस करना ही है। साथ में जो ये आपकी स्टेजेस है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, प्रॉपर 4 स्टेजेस में इन्होंने समझाया हुआ है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि अमूर्त संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो वन बाय वन इन्हें हम समझेंगे। भाई पहला स्टेज है संवेदी गामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में अगर हम देखते हैं तो बच्चे की जो उम्र होगी ये लगभग जन्म से 2 साल तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 0 to 2 ईयर कह सकते हैं बच्चा यहाँ पे रहने वाला है। इस दौरान बच्चे जो होते हैं ना, ये अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, अपने सेंसेस यानी कि चीजों को, लोगों को सुन करके, देख कर, टच करके, इस तरह से वो सीखना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ से बनते हैं कि किस स्टेज में जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसके किस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्वता का गुण आ जाता है। ये वस्तु स्थायित्वता है क्या आखिरकार ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किसी भी वस्तु को देखने के बाद उसका जो इमेज है उनके स्कीमा में, स्कीमा यानी कि दिमाग में बन जाता है। और जो वस्तु उसके सामने नहीं है वो भी उस एक तरह से वो परमानेंट हो गया ना। मतलब कोई टॉय खिलौना जो उनके सामने आप पहली बार लेकर के आते हो ना, तो उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उनके स्कीमा में बन जाएगा। और अगर आप उनकी आंखों के सामने से उस चीज को हटा भी देना तो उसके बाद भी उसका इमेज रहता है और वो आपसे कहीं ना कहीं वो चीजें मांगने की कोशिश भी कहते हैं ना। और सेकंड चीज है रेफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे, तो जैसे कि दूध की बोतल देख करके वो तुरंत समझ जाते हैं कि भाई उनके लिए दूध की बोतल आ रही है और वो मुंह चलाना शुरू कर देते हैं ना। तो इस तरह की चीजें, प्रॉपर्टीज जो बच्चा संवेदी गामक अवस्था में शो करता है। अगला स्टेज हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चों की जो उम्र है 2 से 7 वर्ष होती है और भाषा सीखने का काफी ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड कहा जाएगा, यानी कि संवेदनशील काल कहते हैं। और बच्चों में जीववाद यानी कि एनिमिज्म
जैसे गुण पाए जाते हैं एनिमिज्म, यानी कि उनके पास जो भी टॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी टॉयज होंगे उन्हें लगता है कि वो भी जीवित है। ठीक है, कैसे जीवित है? तो वो एकदम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा उन बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, माता पिता बिहेव करेंगे। उन्हें खाना खिलाना, ठीक है, सुलाना, नहलाना, इसी तरह वो अपने टॉयज के साथ भी एग्जैक्टली बिहेव करते हैं। ठीक है, और इसे ही कहा जाता है जीववाद यानी कि एनिमिज्म। और लैंग्वेज यानी कि उनके आसपास जो भी भाषा इस्तेमाल करी जा रही होती है ना, वो इजीली उसको एक्वायर कर लेते हैं, उसमें उसके लिए उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स कह सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रण क्या है ना। तो अहम केंद्रण का गुण क्या होता है? यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ये मतलब कि किसी भी पहलू को कहते हैं ना कि मतलब कोई भी बातचीत हो रही है ना, तो वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ किसी अदर के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाते। वो सिर्फ अपना रीजनिंग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझ नहीं पाते। और साथ में यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आप, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो कुछ खेल रहे होते हैं ना टॉयज के साथ में, तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे वो बोलते भी रहते हैं अपने आप से ही। तो खुद को वो डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए खुद से बात करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ईगो सेंट्रिक। अगला है इरिवर्सिबिलिटी का गुण। सो जो इरिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे हम ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपलटावी गुण। अब जैसे कि ये मैथ का क्वेश्चन आप देख रहे हो, लाइक 3 into 5 लिखा हुआ है, तो बच्चे ने तुरंत बता दिया 15। अगर इसी को हम 5 into 3 पूछ ले उससे, तो वो शायद नहीं बता पाएगा ना। और मान लीजिए आपने उसको 10 की नोट दे दी, एक 10 रुपए की, और आप उसको कॉइन्स दे रहे हो ना, 10 कॉइन है 1 1 रुपए के, तो वो कौन सा चूज करने वाला है? तो वो जल्दी से कॉइन वाला ले लेगा ना, क्योंकि उससे लगता है कि भाई ये ज्यादा है और ये तो एक ही नोट है भाई, ठीक है, जबकि दोनों इक्वल है, वो डिफरेंस नहीं कर पाता है ना। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। अगला है कि यहाँ पे बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होती है ना, मतलब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता है, बस उसका जो दिमाग चल रहा है, उसका दिमाग जो कह रहा है उसे वही सुनना है। अगला है सेंट्रेशन। तो जैसे कि ये दो ग्लासेस आप देख रहे हो ना, एक दोनों का वॉल्यूम अगर हम देखें, आयतन, तो दोनों का वॉल्यूम एकदम बराबर है, सेम है। ठीक है, बस ये चौड़ी है, छोटी है, और ये लंबी है। बट अगर हम बच्चे के सामने मान लीजिए जूस हमने लिया है दोनों में, और उसके सामने लेकर के जाएंगे ना, तो वो जल्दी से लंबी वाली ग्लास को चूज कर लेगा, बिकॉज उसमें केंद्रीकरण है, सेंट्रेशन का गुण पाया जाएगा ना। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता भाई कि दोनों इक्वल है, कोई भी ग्लास चूज कर ली जाए। ठीक है, अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में धीरे धीरे आने लग जाती है। अब रिवर्सिबिलिटी, हमने इरिवर्सिबिलिटी समझ के आए हैं, तो यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबल हो जाएगा। अभी वो चीजों को, लाइक अभी वो 5 into 3 भी बता पाएगा भाई कि क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी कि मान लीजिए उसके सामने आप कई सारे शेप्स लेकर के आते हो, है ना, और उससे बोल रहे हैं हम कि इसको आप अलग अलग करके दिखाइए, है ना, अलग अलग चीजों को, एक शेप की चीजों को अलग अलग रखिए, तो वहां पे वो अभी क्लासिफिकेशन कर पाएगा ना, शेप्स को देख करके डिफरेंशिएट कर पाता है। कंजर्वेशन यानी कि उसके अंदर जो एक तरीके से संरक्षण की भावना है वो आ जाती है ना, संरक्षण की भावना। भाई मान लीजिए कि मम्मी को उसने देखा था ना कि आटा गूंथते हुए, और मम्मी ने फिर उस आटे से क्या बना दिया? भाई आटे से मम्मी ने बना दिया रोटी। तो वो समझ रहा है कि ये रोटी कहाँ से आई है, ये रोटी उसी आटे से आई हुई है जो मम्मी ने अभी गूंदा था। ठीक है, नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रेशन। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा जो हम सेंट्रेशन का पढ़ के आए ना, मतलब इस अवस्था में आने के बाद वो चीजें कर पाएगा, समझ पाता है, उसमें डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है। और उम्र यहाँ पे बच्चे की 7 से 11 साल होगी, जैसे कि हमने इसके जस्ट पहले समझा था। अरे पेज यहाँ पे आ गया क्या? सो यहाँ पे देखिएगा भाई, एक स्टेज जो है ना आपका गायब हो चुका है। पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक समझ लिया हमने। और नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा स्टेज जो है ना वो यहाँ पे गायब हो गया है कहीं ना कहीं, या फिर सेकंड। ठीक है, चलिए हम समझा देते हैं आपको। इसके बाद जो चौथा स्टेज है ना, फोर्थ स्टेज को यहीं पे समझ लेंगे।
ओके, जिसे हम कहते हैं भाई एक तरह से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? यहाँ पे आने के बाद बच्चे की उम्र, पहले तो अगर हम एज की बात करते हैं तो एज कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जस्ट 7 से 11 था तो ये हो जाएगा आपका 11-12 से 18 साल का हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा जो है प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग लगाने लग जाता है ना, और साथ में उसमें ऐसी सोच भी आ जाती है ना, लाइक इमेजिनरी थॉट्स भी आ जाते हैं। इमेजिनरी मतलब कि ऐसी चीजें वो अभी सोच पाएगा, उन चीजों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर पाएगा जो चीजें उसके सामने नहीं है। यानी कि जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट होती हैं तब तक, जब तक उसके विचार सीमित रहते हैं ना, तब तक वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। जैसे ही जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में भी वो अपने विचार देने लग जाए, तो मतलब कह सकते हैं कि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर चुका है, ठीक है। और उसमें जो है हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाता है ना, ये वर्ड आपको याद रखना है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ये वर्ड क्यों याद रखना है? बिकॉज ये आपका एक तरीके से टैग वर्ड है, और एग्जैक्टली आपको पेपर में, सीटेट में, ऑप्शंस में ये वर्ड नजर आ जाएगा ना, तो इस तरह की प्रॉपर्टी बच्चा कहाँ पे शो करेगा, किस स्टेज में? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शो करता है, ठीक है। सो आई होप ये भी आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और जहां से क्वेश्चन बनता है वो है क्रिटिक से, आलोचना से। भाई जीन प्याजे ने क्या किया था, ध्यान से समझिएगा कि इनके जो बच्चे थे, ठीक है, इनके जो बच्चे थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया, ठीक है, मतलब लिमिटेड। अब जो चीजें आपने कुछ लिमिटेड लोगों पे करी हैं, वो आप यूनिवर्सली कैसे कर सकते हो उसको लागू सभी पे? ठीक है, उसको आप यूनिवर्सली लागू कैसे कर सकते हो? वो चीज तो जरूरी नहीं है कि, बिकॉज भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम की चीजें पाई जाती हैं। यानी कि हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है भाई, यूनिक होता है, ठीक है। हर एक की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो इस बेसिस पे इन्हें क्रिटिसाइज किया गया है, और साथ में इन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, लैंग्वेज को, और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, भाषा को भी नहीं दिया है इंपॉर्टेंस, और दूसरी चीज इन्होंने कल्चर को, संस्कृति को, संस्कृति, समाज, इन सबको भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं भाई, प्याजे ने माना कि संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा से स्वतंत्र है, समझ रहे हैं, जो कि मैंने अभी अभी कहा कि भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, और विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। ये लाइन भाई ऐसे ही छप जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी बिलीव है तो एक एक वर्ड यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ना, कि बस ना ही पूछे ना, बिल्कुल आपको एज इट इज ऐसी ही चीजें रटनी है, ऐसी ही समझनी है, ठीक है। तो बिल्कुल स्वतंत्र बताया है भाषा को, और कहा है कि विचार जो है ना बच्चे में, वो भाषा को निर्धारित करती है। जो बच्चे के विचार होते हैं वो उसकी भाषा को शेप देते हैं। प्याजे के अनुसार विचार पहले उभरते हैं, ठीक है, बच्चे में विचार पहले आते हैं, और भाषा माध्यम प्रदान करती है जिसके द्वारा बाद में अवधारणाओं और वैचारिक चिंतन को आगे बढ़ाया जाता है। और वे इस बात पर जोर देते हैं कि भाई विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे पहले भी आ जाते हैं ना, जो पॉइंट हमने ऊपर ऊपर अभी पढ़ा है। इनके अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क पर आधारित नहीं होता है। यानी कि समाज को इन्होंने एक तरह से इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। जबकि हम वाइगोत्स्की को अगर हम कंपेयर कर लें इनसे, तो वाइगोत्स्की ने जस्ट अपोजिट बातें करी है। इन्होंने भाषा को और समाज को एक तरह से क्या कहा है, टूल कहा हुआ है, यानी कि इनके बिना बच्चे का विकास अधूरा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया गया है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हो ना, एक एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन क्या होता है ना, इन चीजों को हम जल्दी से समझते हैं। भाई मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, और वो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहली सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं को एक तरीके उनका सहारा लेता है, तो उसे हम एसिमिलेशन कह सकते हैं। या फिर आसान भाषा में कहें तो, अगर मान लीजिए बच्चा है और बच्चे ने किसी चीज को बहुत पहली बारी देखा है, मतलब वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, सबसे पहली बार अगर उसने कोई चीज देखा और उस चीज को अपने स्कीमा में, अपने मस्तिष्क में बिठा लिया, तो उसे एसिमिलेट करना कहते हैं ना। जैसे कि आप भी जब किसी कक्षा में जाते हो फर्स्ट टाइम,
किसी क्लास में गए हैं आप और वहां पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं वो सब एकदम पहली बार होते हैं, और फिर क्या होता है, पहली बार आपने उसको सुना और अपने स्कीमा में स्टोर कर लिया, तो बस उसे ही हम एसिमिलेशन कहेंगे। और उसके बाद मान लीजिए उसे जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, बट सेकेंड क्लास में आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, ठीक है। जब आपको अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट में मॉडिफाई करने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसे कह दिया जाता है एकोमोडेशन। और ये दोनों चीजें इनके बीच में एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन बिठाना। मान लीजिए कोई चीज आपने गलत सीख ली थी ना, और अभी हम क्या करना चाहते हैं, उसमें बदलाव करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उनके बीच में संतुलन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बदलाव करके हम एकोमोडेट कर लेते हैं चीजों को। तो ये तीनों चीज आप समझ पाए होंगे ना, इसको हम छोटे से ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं और जल्दी से फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। जैसे कि ये आपने चीजें एसिमिलेट करी और फिर आपको कोई नई सिचुएशन मिल गई ना, नई सिचुएशन मिलते ही आपने एक तरह से मतलब सीखा, आपने इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि चीजों को सीखा और फिर थोड़ा सा संतुलित अवस्था में आना। लेकिन कोई न्यू सिचुएशन जैसे ही आपके सामने आती है और आपको लगता है अरे नहीं भाई ये तो ऐसा है कुछ ना, इस तरह से कुछ गलत सीख लिया क्या हमने, तो फिर चीजों में क्या होता है, डिसइक्विलिब्रेशन आता है और वापस से आपको वहां पे मॉडिफाई करने की जरूरत होती है ना, मतलब बदलाव की जरूरत होती है। और बस फिर आप चीजें क्या करते हो, एकोमोडेट करते हो और इस तरह से चीजें हो जाती है। अब प्रश्न की तरफ आते हैं, अभी रिसेंट में आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है उनका यह विश्वास कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। बिल्कुल इस बेसिस पे भी इन्हें क्रिटिसाइज किया गया है। भाई भाषा और संस्कृति को इंपॉर्टेंस तो इन्होंने दिया ही नहीं, उस पे तो इन्हें क्रिटिसाइज किया ही गया है। साथ में इन्होंने अभी जैसे मैंने बताया ना कि जो 4 चरण इन्होंने दिए हैं अपने सिर्फ अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया है, बाकी बच्चों पे नहीं किया है। या फिर यूनिवर्सली आप कैसे लागू कर सकते हो जब आपने लिमिटेड तरीके से चीजें एक्सपीरियंस करी हुई ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कारण की बात करते हैं ना, तो वे सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो चीज बिल्कुल सही है, जो चीज बिल्कुल सही है ना, यानी कि रीजन भी आपका सही है, असर्शन भी आपका सही है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, बिकॉज भाई संस्कृति और समाज को इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेन नहीं करता है, बट करेक्ट अपने आप में दोनों है। तो ऑप्शन नंबर हम सेकंड की तरफ चलेंगे। अगर अलग अलग देखें तो दोनों सही है ना, आप समझ रहे होंगे बात को। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, तो डैश चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है ना, यानी कि बच्चे दूसरे पहलू देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते ना, ये किस अवस्था में होता है। और अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था शुरुआत में, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, जब बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते हैं। और आते हैं नेक्स्ट पे। सो अगला प्रश्न क्या है आपका। इस पे ध्यान दीजिएगा। सो क्वेश्चन क्या है हमारा कि बच्चे किस अवस्था में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या मनुष्य बुद्धिमान होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए भाई बहुत समझ की जरूरत है, और ये तो तभी आएगा ना जब बच्चा अमूर्त अवस्था में हो जाएगा, यानी कि लास्ट स्टेज में होगा। अगला है निम्नलिखित में से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आलोचना कौन सा है। भाई यही क्वेश्चन हमने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और पहला ही ऑप्शन आप देख रहे होगे ना, इसी बेसिस पे तो इन्हें आलोचित किया गया है, यानी कि एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है ना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, तो भाई जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है आपका अनुकूलन, यानी कि अडेप्टेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, और संरचनात्मक चित्रण या फिर अग्रिम आयोजन। तो भाई यहाँ पे सिंपली इन दोनों के बीच में एक तरीके से बैलेंस ना, तराजू है ये दो, तराजू के दो पलड़े हैं और इनको बराबर करना है, तो अनुकूलन की आवश्यकता होगी अडेप्टेशन की, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप समझ पाए होंगे चीजों को। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा ना। सो फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।